तो कहानी की स्टार्ट में यहाँ पर हमें एक कपल को गाड़ी के अंदर दिखाया जाता है जो कि किसी इमरजेंसी सिचुएशन में शहर से निकलकर भागना चाहते थे। तभी हमें उनके रेडियो से मालूम चलता है कि दुनिया में कोई पेंडेमिक फैल गई है, जिसके चलते बहुत से लोग अजीब तरह के ज़ॉम्बीज में बदल रहे हैं और ये सारे ज़ॉम्बीज पहले से कई ज्यादा खतरनाक हैं। ना तो ये मरते हैं और ना ज़ॉम्बीज बनने के बाद पूरी तरह ज़ॉम्बीज बनते हैं, बल्कि इंसान और ज़ॉम्बीज का कॉम्बो बन जाते हैं। अब इनकी तरह और भी कई सारे लोग इसी पेंडेमिक से भागने की कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक से कार चलाते हुए इनको एक तेज सी रोशनी दिखाई देती है, जिसके बाद इनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। अब सीन यहाँ पे कट होता है और हमें देखने को मिलता है ईथन की जब आंख खुलती है तो वो उस गाड़ी में नहीं था जिस गाड़ी में उसका एक्सीडेंट हुआ था, और साथ में उसके साथ उसकी पत्नी भी नहीं थी। अब ये देखकर वो बहुत ही कंफ्यूज हो गया था। अब गाड़ी से बाहर निकलकर वो इधर उधर देखने लगा, जहाँ देखने पर उसे मालूम चला ये दुनिया पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। और जब ईथन का यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम तो पेंडेमिक की शुरुआत थी। इसका मतलब साफ है कि एक्सीडेंट के टाइम के बाद से अभी तक का समय बहुत ही लंबा है और उस वक्त ईथन के साथ क्या क्या हुआ उसे कुछ भी नहीं पता। अब वो अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए इधर उधर निकल जाता है। तभी उसके सामने एक आदमी आता है और वो ईथन के ऊपर गन पॉइंट कर लेता है। अब इससे पहले कि वो ईथन के ऊपर गोली चला देता तभी पीछे से कोई उस आदमी के ऊपर गोली चला देता है। अब जिसने ईथन की जान बचाई थी वो एक लेडी थी, जो कि अब उस जख्मी आदमी के पास आकर उसके मुंह पे थप्पड़ मारती है और बेहोश कर देती है। अब इसके बाद वो ईथन के पास आती है और उसको बोलती है कि मेरा नाम मे है। यहाँ पर वो ईथन से पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तब ईथन बोलता है कि मैं अपनी पत्नी को ढूंढ रहा हूँ जिसका मेरे साथ एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन न जाने अब यहाँ पर वो कहाँ चली गई है। यहाँ पर ये लेडी ईथन को अपनी हेल्प करने के लिए कहती है। वो उस बेहोश आदमी को अपने साथ लेके जाने वाली थी। अब यहाँ पर वो लोग इस जख्मी आदमी को ट्रक के अंदर डालते उससे पहले ही ईथन खुद बेहोश हो जाता है। अब जब उसको होश आता है तो वो देखता है कि वो एक बेड के ऊपर लेटा है और ये उसी लेडी का घर था, यानी कि वो लेडी ईथन को भी अपने ट्रक में डालकर अपने घर पर लेकर आ गई थी। वो जब यहाँ पर नीचे आया तो उसने देखा ये लेडी उसके लिए खाना बना रही है। अब ये लेडी भी उससे कुछ सवाल करती है, उससे पूछती है कि तुम कहाँ से आए हो। तब जवाब में यहाँ पर ईथन कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे इतना याद है कि मैं अपनी पत्नी के साथ लेक साइड पे जा रहा था और फिर हमारा एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद अब मैं यहाँ पर हूँ। अब इस लेडी के घर में बहुत ही सारे लगे न्यूज़पेपर के जरिए ईथन को मालूम चलता है पूरी दुनिया पेंडेमिक की वजह से तबाह हो गई है और उस पेंडेमिक को आए हुए बहुत ही साल गुजर चुके हैं। और ये सुनकर यहाँ पर वो पूरी तरीके से शॉक हो गया था, क्योंकि उसे ये सब कुछ कल की बातें लग रही है और इतने टाइम में उसकी पत्नी कहाँ गई थी उसे कुछ भी मालूम नहीं था। अब मैं ईथन के पीछे खड़े होकर उसे बताती है ये सब कुछ यहाँ पर काफी साल पहले हुआ था। साइंटिस्ट के मुताबिक ये सारा काम यहाँ पर नेचर कर रही है ताकि सारे इंसान यहाँ पे मर जाएं, जहाँ पर इस दुनिया को दोबारा से बैलेंस किया जा सके। अब इनकी इन्हीं बातों के दौरान घर की लाइट चली जाती है। मैं यहाँ पर बाहर सोलर सिस्टम को चेक करने से पहले ईथन से कहकर जाती है यहाँ पर किसी भी चीज को हाथ मत लगाना और यहाँ से बाहर बिल्कुल मत आना, लेकिन मैं की बातों को ना मानते हुए वो यहाँ से बाहर आ जाता है और चारों ओर देखने लगता है, जहाँ पर सामने उसे एक छोटा सा कमरा दिखाई देता है जिसके बाहर यहाँ पर मकड़ी के जालों में लिपटा हुआ एक ढांचा था और मूव कर रहा था। अब ये देखकर वो मैं से पूछता है ये क्या है। मैं अपने जवाब में यहाँ पर बोलती है कि वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तुम उस पे यहाँ पर ज्यादा ध्यान मत दो, उसको बस यहाँ पर हमारी प्रोटेक्शन के लिए रखा गया है। मैं यहाँ पर ये सारी बातें करते हुए अभी भी अपने सोलर सिस्टम को चेक कर रही थी, जिसकी प्रॉब्लम जब उसको यहाँ पे समझ में नहीं आती तो यहाँ पर ईथन उसकी हेल्प करता है। इसके बाद ये दोनों ट्रैप को चेक करने के लिए जाते हैं, जिसमें आज यहाँ पर उनके लिए फाइनली शिकार फंस गया था। अब रात का खाना खाने के बाद ईथन उसको कहता है आपने यहाँ पर मेरी हेल्प की उसके लिए बहुत ही शुक्रिया, लेकिन अब यहाँ पर मुझे जाना होगा क्योंकि मुझे अपनी पत्नी को ढूंढना है। लेकिन मैं उसको कहती है कि आज की रात यहाँ पर तुम रुक जाओ, सुबह मैं तुम्हारे साथ खुद चलूंगी तुम्हारी पत्नी को ढूंढने के लिए। ईथन उसकी बात यहाँ पे मान जाता है। अब रात में यहाँ पर ईथन साइकिल चलाकर मे के लिए इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज कर देता है, जिसके बाद मे यहाँ पर सोने चली जाती है। लेकिन ईथन को यहाँ पर अभी भी सब्र नहीं हो रहा था सुबह होने का, इसलिए वो आधी रात में मे की गाड़ी को लेकर अकेले ही अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए चला जाता है। उसे यहाँ पर अपने बारे में कुछ भी मालूम नहीं था कि उसके साथ आखिरकार हुआ क्या है। बस उसे एक बात यहाँ पर याद थी कि पेंडेमिक से पहले वो दोनों एक डेट पर जा रहे थे जहाँ पर उनका एक घर था। अब फाइनली ईथन वहाँ पे पहुँच जाता है। वो यहाँ पर अब अपना घर खोलकर अंदर जाने ही वाला था, तब
उसने नोट किया कि घर यहाँ पर अंदर से लॉक है। वो अब यहाँ पर जोर जोर से एमा एमा चिल्लाने लगता है, लेकिन जब अंदर से यहाँ पर कोई भी आवाज नहीं आती है तो मजबूरी में यहाँ पर विंडो को तोड़कर उसे अंदर जाना पड़ा। अंदर कोई तो था लेकिन यहाँ पर वो एमा नहीं थी। अब जो कोई भी था यहाँ पर ईथन उसको टॉर्चर करके एमा के बारे में पूछने लग जाता है, लेकिन ये लड़की उसे बताती कि वो किसी भी एमा को नहीं जानती और काफी सालों से यहाँ पर वो अपने बेटे के साथ इस जगह पे अकेली रह रही है। अब ये सभी लोग ये सारी बातें कर रहे थे, तब इन्हें पीछे से भारी कदमों की आवाज सुनाई देती है। ईथन ने जब यहाँ पर डर के मारे पीछे देखा तो वहाँ पर एक बहुत ही भारी स्केलेटन था जो कि इंसान से ज्यादा कोई मॉन्स्टर लग रहा था। वो इनके घर के अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन जल्दी से वो लड़की आगे बढ़ के दरवाजा बंद कर देती है। लेकिन वो स्केलेटन जो कि एक ज़ॉम्बी है वो घर के विंडो से उस लड़की के ऊपर हमला कर देता है, जिसको बचाने के लिए यहाँ पर ईथन पास में पड़े हथौड़े से उस ज़ॉम्बी के ऊपर मारता है और इस तरीके से वो ज़ॉम्बी यहाँ पर दूर हो जाता है और वो औरत यहाँ पर फाइनली बच जाती है। थोड़ी देर के बाद जब ईथन ने यहाँ पर दरवाजे के बाहर देखा तो वो पूरी तरीके से शॉक हो गया कि वो स्केलेटन अभी तक जिंदा है। तब ये औरत उसको बताती है कि ये प्लांट जैसे ज़ॉम्बीज कभी नहीं मरते, लेकिन खैर अभी इन सभी ने इस ज़ॉम्बी से छुटकारा पा लिया था। अब ईथन और ये लड़की कुछ देर तक बातें करते हैं, जिसके बाद ये लड़की कहती है ईथन को तुम सो जाओ, अभी घर की रखवाली मैं कर देती हूँ ताकि यहाँ पर कोई ना आ जाए। अब उसकी बात को मानते हुए ईथन सो जाता है, लेकिन सुबह जब ईथन की आंखें खुलती हैं तो उसका पूरा मुंह यहाँ पर खून से भरा हुआ था और जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो वो औरत और वो बच्चा वो दोनों घर के अंदर नीचे मरे हुए पड़े थे। ऐसा लग रहा था कि किसी ने यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से चीर फाड़ के उसको खा लिया और मार दिया। अब जब डर के वो घर से बाहर जाता है तो वो देखता है कि कोई ज़ॉम्बी टाइप का क्रिएचर एक बच्चे के ऊपर हमला किए हुए है। अब जैसे ही ईथन उसके पास जाता है तो वो ज़ॉम्बी फौरन ही ईथन के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन ईथन को खाने के लिए नहीं बल्कि वो ईथन से कुछ कहना चाह रही थी, कुछ बोलना चाह रही थी, लेकिन उसकी आवाज यहाँ पर बंद थी। लेकिन ईथन यहाँ पर उससे डर रहा था। तभी अचानक गोली की आवाज आती है और ईथन के सामने खड़ी वो ज़ॉम्बी नीचे गिर के मर जाती है। तब हमें मालूम चलता है कि यहाँ पर ईथन को बचाने के लिए मैं पहुँच गई थी। अब यहाँ पर जाने से पहले ईथन को एक बर्ड बॉक्स लगा हुआ दिखाई देता है जिस पर उसकी पत्नी का टैटू बना हुआ था। वो जल्दी से इस बर्ड बॉक्स को खोलता है और उसके अंदर ही एक सेल फोन था जिसकी बैटरी यहाँ पर डेड होने वाली थी और ये मोबाइल यहाँ पर उसकी पत्नी का था जिसमें एक वीडियो बनी हुई थी। इस वीडियो में यहाँ पर उसकी पत्नी बता रही थी कि ईथन तुम्हें भूलने की बीमारी हो चुकी है और मैं नहीं जानती कि तुम्हारी इस बीमारी के साथ मैं कब तक तुम्हारे साथ रह पाऊंगी। इस वीडियो में यहाँ पर ईथन खुद उसके पीछे लेटा हुआ था। अब इससे पहले कि वो उस वीडियो को पूरा देख पाता वो मोबाइल यहाँ पे बंद हो जाता है, जहाँ पर ईथन गुस्से से पागल होने लगता है। यहाँ पर मैं अब उसके पास आती है और उसे यहाँ पर कंट्रोल करती है, कहती है कि तुम मेरे साथ घर चलो, मेरे घर पे यहाँ पे चार्जर है और तुम इस मोबाइल को चार्ज कर सकते हो। लेकिन अब तो यहाँ पर ईथन को मैं भी याद नहीं थी जो कि उससे यहाँ पर कल ही मिली थी। मैं यहाँ पर उसे अपने बारे में तसल्ली देती है और उसे ले जाने के लिए बाहर लेकर आ जाती है, जहाँ पर बाहर आकर ईथन को वो ट्रक भी याद नहीं था जिसको यहाँ पर वो कल रात लेकर आया था। ईथन यहाँ पर मैं को सजेस्ट करता है क्यों ना हम इसी ट्रक के जरिए यहाँ से चले जाएं। तब जवाब में यहाँ पर मैं कहती है कि किसी इडियट ने रात में इसकी बैटरी बंद नहीं की थी, अब इसकी बैटरी यहाँ पे खत्म हो गई है तो इस ट्रक को भी हम यहाँ पे नहीं लेके जा सकते। खैर अब यहाँ पर इनकी किस्मत बहुत ही अच्छी थी, जहाँ पर इनको घर के पास एक छोटी सी साइकिल मिल जाती है जिसको यहाँ पर मैं चलाने लगती है। अब रास्ते में इन्हें बहुत ही सारे ज़ॉम्बीज नजर आते हैं जो कि तकरीबन पौधे में बदले हुए थे। यहाँ पर ईथन अब मैं से सवाल करता है कि तुम्हारी यहाँ पर शादी हो गई है क्या? तब यहाँ पर मैं उसको बोलती है नहीं। अब तभी रास्ते में इनके एक गैस स्टेशन आता है जहाँ पर आकर ईथन रुक जाता है और ये वही गैस स्टेशन था जो कि उसके सपने में रोज आया करता था। तभी एकदम से उसे कुछ याद आने लगा। उसे याद आया कि जब यहाँ पर पेंडेमिक शुरू हुई थी तो ये सभी लोग इसी गैस स्टेशन के पास रुके थे। तब यहाँ पर उनका सामना हो गया था एक ज़ॉम्बी से और उस ज़ॉम्बी से यहाँ पर वो अपनी पत्नी को बचाया था, जहाँ पर उस ज़ॉम्बी ने ईथन के बाजुओं पर ही काट लिया और फिर इसके आगे उसको कुछ भी याद नहीं था। अब खैर यहाँ पर ईथन को लेकर मैं अपने घर पे पहुँच जाती है, जहाँ पर आते ही उसने ईथन को चुप रहने के लिए कहा क्योंकि उसको यहाँ पर अपने घर की साइड से किसी की आहट सुनाई दे रही थी। अब वो वहाँ पर जाकर कहती है कि जो भी है बाहर निकल कर आ जाए। तब वो आदमी उसे बताता है कि मैं एक इनोसेंट हूँ, मैं तो सिर्फ यहाँ पर अपनी पत्नी को ढूंढ रहा हूँ और इस टाइम पर मैं बहुत ही भूखा हूँ, जहाँ पर खाने के लिए मैं आपकी कोई भी हेल्प कर सकता हूँ। अब इसकी डील मानने से पहले मैं ईथन के जरिए उस आदमी को चेक करवाती है, जहाँ पर उसके सारे वेपन ले लेती है। ये आदमी उनके लिए लकड़ियाँ काटने लग जाता है, जबकि अंदर से मैं उनके ऊपर नजर रखी हुई थी। मैं उस आदमी के लिए खाना बनाती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वो आदमी ईथन को चकमा देते हुए अपनी गाड़ी के पास जाकर अपनी गाड़ी में छुपाई
हुई एक गन को लेके आ जाता है। घर के अंदर आने से पहले मैंने इन दोनों को जूस दिया और खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पे बुलाया। अब खाना खाने से पहले उसने ईथन को वार्निंग दे दी थी कि तुम इस खाने को मत खाना और टेबल पे बहाना बना देना कि तुम्हें यहाँ पर भूख नहीं है। ईथन ये सब कुछ नहीं जानता था कि मैं यहाँ पर उसको ऐसा क्यों कह रही है। अब खाने की टेबल पे हम देखते हैं कि ईथन की तबीयत खराब होने लगती है, उसे यहाँ पे चक्कर आने लगे थे। जैसे ही वो उठकर आगे बढ़ा तो वो वहाँ पे बेहोश हो गया। अब मैं जब उसको चेक करने के लिए उसके करीब जाती है तो वो आदमी भी चकमा देने के लिए मैं के पास जाकर उसकी गन को छीन लेता है। वो अब यहाँ पर मैं को धमकाता है, लेकिन मैं यहाँ पर उसके सामने ऐसे खड़ी थी जैसे उसको उसकी धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि वो आदमी जब उसके मुंह के ऊपर गन मारता है तब भी मैं यहाँ पर बिल्कुल ही शांत रहती है, क्योंकि वो जानती थी कि ये आदमी ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि उसने खाने में बेहोशी की दवा मिला दी थी, जिसके चलते कुछ ही देर में ये आदमी बेहोश हो जाता है। अब मैं यहाँ पर ईथन को उसके कमरे में लेके चली जाती है और फिर जब ईथन को होश आता है तो वो यहाँ पर बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा था। अब मैं उसका इतना ख्याल रख रही थी, इसलिए मैं का शुक्रिया करने के लिए जब वो नीचे जाने लगा तो उसने देखा कि चुपके से दो लोग उसके घर में छुप के आ गए हैं, जिसमें से एक ने आते ही मैं को पकड़ लिया था और बंदी बना लिया। और तब हमें मालूम चलता है कि ये दोनों उसी आदमी के दोस्त हैं जो कि अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर आया था। असल में उस आदमी को शक था कि मैंने ही यहाँ पर उसकी वाइफ को मारा है, क्योंकि उसकी पत्नी यहाँ पर कुछ दिन पहले ही यहाँ पर आने वाली थी और उसके बाद वो वापस लौटकर कभी नहीं आई। ईथन ने तब इस आदमी को भी अपनी पत्नी के बारे में बताया था। तब वो आदमी कहता है कि क्या पता इसी औरत ने तुम्हारी पत्नी को मारा हो। ईथन को उस आदमी की बातों पे शक नहीं था, लेकिन फिर भी वो इस आदमी के साथ मिलकर मे के घर की तलाशी लेने लग जाता है और वहाँ पर उसे अपनी पत्नी का लॉकेट मिल गया। और इसका मतलब साफ था कि जरूर ईथन की पत्नी के साथ मे ने कुछ गलत किया है, उसे यहाँ पर शायद मार दिया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो आदमी भी मे के कमरे से एक बैग लेकर आया था जिसमें बहुत ही सारे लोगों की पर्सनल चीजें थी। इसका मतलब साफ था कि उसने एक को नहीं बल्कि बहुत ही सारे लोगों को अपना शिकार बनाया है। यहाँ पर अब उस आदमी का दूसरा साथी मे के घर के बैकयार्ड को चेक करने के लिए जाता है, जहाँ पर अंदर जाकर उसने देखा ये जगह यहाँ पर बिल्कुल एक हॉस्पिटल के जैसी है, जहाँ पर उनके लीडर को भी बांध के रखा गया था और उसका यहाँ पर एक हाथ भी नहीं था। अब इससे पहले कि वो ये सारी बातें अपने साथी को जाकर बताता, वो मे के बनाए हुए जाल में फंस जाता है और वहाँ पर लगे बम के फटने की वजह से मारा जाता है। अब इस आदमी को जैसे ये एहसास हुआ उसका आखिरी साथी भी मारा गया तो वो अब इस गुस्से में मे को भी मारने वाला था, लेकिन उसकी गन में यहाँ पर गोलियां नहीं थी। तब वो मे की ही गन को उठाता है उसे मारने के लिए। उसने जैसे ही मे की ओर शूट किया तभी यहाँ पर हमें गोली की बजाय बम के फटने की आवाज आती है। तब हमें मालूम चलता है कि वो अपने गन में एक रेड बटन रखती है जिसको बंद करने पर अगर वो गन चलाती है, लेकिन क्योंकि उस आदमी को ये बात नहीं पता थी तो उस रेड बटन को बंद ना करने की वजह से उस गन में लगा हुआ बॉम्ब फट जाता है, जिसके चलते उस आदमी का बाजू बुरी तरीके से कट जाता है। अब इस आदमी के मरने के बाद दोबारा से ईथन की तबीयत खराब होने लगती है। अब यहाँ पर मैं किसी तरीके से ईथन को छुड़ाकर उसके रूम में उसको लेकर जाती है। ईथन यहाँ पे बहुत ही परेशान था, लेकिन मैं उसको कहती है कि तुम्हें यहाँ पर कुछ नहीं होगा, तुम सुबह तक यहाँ पर सब कुछ भूल जाओगे। और ठीक ऐसा ही हुआ। सुबह उठने पर यहाँ पर ईथन को कुछ भी याद नहीं रहा। अब यहाँ पर मैं उसको कहती है कि चलो शिकार करने चलते हैं, क्योंकि घर का खाना यहाँ पे खत्म हो रहा है। अब चुपचाप यहाँ पर ईथन मे के पीछे चलने लगता है। अब चलते हुए यहाँ पर जिस वक्त वो घर में रह रहे थे उस घर को देखकर यहाँ पर उसे एक अजीब सी यादें आने लगती है। उसे याद आया कि वो और उसकी पत्नी एमा इसी घर में वापस आए थे, जहाँ पर उन्हें इस घर का ओनर भी मिला था। वो ओनर यहाँ पर एक प्रीस्ट था जिसने इनको बताया था कि यहाँ पर जो पेंडेमिक हवा फैली है वो गॉड ने इसलिए फैलाई है ताकि इंसान यहाँ पर इससे सबक सीख सके। लेकिन एमा यानी कि ईथन की वाइफ एक डॉक्टर थी, जहाँ पर इसे लगता था कि ये किसी खास तरह का वायरस है। अब इन्हीं यादों को याद करते हुए ईथन को ये सब कुछ भी याद आ जाता है कि उसके हाथ पे लगा हुआ जो प्लास्टर था उस पे हमेशा रेड कलर से एमा लिखा रहता था, लेकिन आज उसके इस प्लास्टर पर ग्रीन कलर पर एमा लिखा था। और ये सोचते ही उसका दिमाग पूरी तरीके से खराब होने लगता है, जहाँ पर उसे लगता है कि मे जरूर उसके साथ कोई न कोई गेम खेल रही है। अब उसने यहाँ पर यह सब कुछ जानने के लिए मे के ऊपर ही गन पॉइंट कर दी, लेकिन मे ये सब कुछ देखकर घबराती नहीं है। ईथन ने जब उससे सवाल पूछा कि आज यहाँ पर इसका कलर ग्रीन क्यों है, तुम मेरे साथ यहाँ पर कौन सा गेम खेल रही हो, तो मे ने यहाँ पर उसको बहुत ही आराम से जवाब दिया, रेड पेन यहाँ पे खत्म हो गया था। यानी कि इसका साफ मतलब था बार बार उसके हाथ पर एमा लिखकर ये दिल वो खुद ही बनाया करती थी। और इस टाइम पर यहाँ पर वो ईथन को सारी बातें बता देती है। ईथन, तुम यहाँ पर जिंदा नहीं हो बल्कि तुम यहाँ पे मर चुके हो।
असल में गैस स्टेशन पर जब तुम्हें एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था तो तुम भी यहाँ पर इन्फेक्टेड हो गए थे। ये सुनकर यहाँ पर ईथन पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और फौरन ही प्लास्टर खोलता है, जहाँ पर वो अपने हाथ में छोटे छोटे प्लांट को देखता है, जिसका मतलब यहाँ पर साफ था। मैं यहाँ पर उसको बताती है कि मैंने यहाँ पर हमेशा तुमको इंसान जैसा बनाए रखने के लिए तुम्हें इंसानों का गोश्त खिलाया, जिसके कारण यहाँ पर तुम पूरी तरीके से एक ज़ॉम्बीज़ में नहीं बदले। अब सीन कट होता है जहाँ पर हमें पास्ट में दिखाया जाता है जब वो इस घर के अंदर आए थे। प्रीस्ट को यहाँ पर शक हो गया था कि ईथन यहाँ पर कोई इंसान नहीं बल्कि उसके अंदर कोई स्पिरिट रह रही थी। वो किसी भी इंसान की जैसे हरकतें नहीं कर रहा था और ये चीज यहाँ पर एमा छुपाना चाह रही थी। अब तभी यहाँ पर इन सभी के बीच में ईथन को चक्कर आने लगता है, जहाँ पर एमा उसको लेकर वॉशरूम में चली जाती है, जहाँ पर वो अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है। तब एमा उसको बोलती है कि तुम अपने ऊपर कंट्रोल रखो, मैं यहाँ पे तुम्हारा इंतजाम करती हूँ। ये कहकर यहाँ पर वो नीचे आ जाती है और नीचे आकर वो उस फैमिली से कहती है कि असल में ईथन की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, वो यहाँ पर थोड़ी देर में आएगा। सुनते ही उस प्रीस्ट का शक पूरी तरीके से कंफर्म होने लगता है कि ईथन यहाँ पर कोई इंसान नहीं है। वो अब यहाँ पर एमा से कुछ बातें पूछना चाहता था, इसीलिए उसने अपनी वाइफ और बेटी को यहाँ से बाहर भेज दिया। वो जो कि ऊपर अब अपने कमरे में जाने लगी थी, तभी वॉशरूम से अजीबोगरीब गुर्राने की आवाज सुनाई देती है। वॉशरूम खोलकर जब वो लोग चेक करते हैं तो देखते हैं कि ईथन यहाँ पर बहुत ही बुरे हाल में था, जिसने यहाँ पर इन दोनों को देखते ही इन दोनों के ऊपर हमला कर दिया। अब अपनी वाइफ की चिल्लाने की आवाज को सुनकर प्रीस्ट जैसे ही उनको बचाने के लिए जाने लगा तो एमा यहाँ पर पास में पड़ी छुरी उठाकर उस पे हमला कर देती है और उसके पेट में यहाँ पर चाकू स्टैब कर देती है। अब इससे पहले कि वो आदमी एमा को कुछ कर पाता, तब एमा ने अपनी पॉकेट से गन निकालकर उस आदमी को शूट करके मार दिया। ऊपर दिखाया गया कि ईथन ने उसकी वाइफ और बेटी को भी मार दिया था। अब सीन कट होकर दोबारा से प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर ईथन को अब ये एहसास हो जाता है मे नाम की वो बूढ़ी औरत जो कि इसके साथ खड़ी है, असल में वो उसकी पत्नी एमा है, जो कि अब यहाँ पर ओल्ड हो चुकी थी और वो खुद अभी तक इसलिए जवान दिख रहा था क्योंकि वो एक ज़ॉम्बी बन गया था। एमा ने यहाँ पर अपना वादा आज तक पूरा किया, आज तक यहाँ पर उसका साथ देती रही और उसके लिए यहाँ पर उसने कई लोगों की जान भी ले ली। अब क्योंकि ईथन को यहाँ पर भूलने की बीमारी थी तो बूढ़ा होने पर यहाँ पर ईथन एमा को पहचानना बंद कर दिया था, इसलिए एमा ने यहाँ पर अपने आप को दूसरा नाम लेकर ईथन से इंट्रोड्यूस करवाया। ये सब कुछ जानने के बाद ईथन के आंखों से आंसू निकलने लगे और अब यहाँ पर एमा कहती कि मैं अब इन सब चीजों से बहुत ही थक चुकी हूँ, अब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी तरह ही बन के रहना चाहती हूँ। ईथन यहाँ पर अपनी वाइफ एमा को ज़ॉम्बीज़ बनते हुए नहीं देख सकता था और वो इसके बाद अपने आप को ही शूट कर देता है। अब जैसा कि हम पहले से जानते कि ज़ॉम्बीज़ यहाँ पे मरते नहीं है, यहाँ पर वो दोबारा से जिंदा हो गया और अब यहाँ पर जिंदा होने के बाद उसे दोबारा से चक्कर आने लगते हैं, यानी कि ईथन अब यहाँ पर उस स्टेज पे आने लगता है कि वो पूरी तरीके से ज़ॉम्बी बनने लगता है और इस टाइम पर अगर यहाँ पर वो किसी इंसान का मांस नहीं खाता तो वो दोबारा से इंसान जैसा नहीं रहता और इस बार यहाँ पर एमा उसके लिए कोई भी शिकार करके नहीं लाती है बल्कि अपने आप को ही उसके सामने रख देती है। ईथन अब यहाँ पर उसे चीर फाड़ के खा जाता है, जिससे यहाँ पर उसको बहुत ही दर्द होता है, लेकिन फिर कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि वो भी एक ज़ॉम्बी बन के जिंदा हो जाती है। असल में अब यहाँ पर वो ज़ॉम्बी बन के ही ईथन के साथ रहना चाहती थी, जहाँ पर उसे भी अब किसी इंसान का शिकार ना करना पड़े और यहाँ पर यही उसकी विश थी। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो आई होप दोस्तों आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छे लगे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ